जैन साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज दोस्तों हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डेली आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा आप अगर डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ध्यान रखना, गामा किरणों की वेदन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। गामा का साइन ये होता है। तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और पूछा जाता है किनकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है? तो अल्फा किरणों की वेदन क्षमता सबसे कम होती है। ध्यान रखना, गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक, अल्फा किरणों की वेदन क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा का साइन है, ध्यान रखना। अल्फा किरणों की वेदन क्षमता सबसे कम होती है। अगर पूछा जाए किन किरणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो अल्फा की हो जाती है। और आयनीकरण की क्षमता सबसे कम हो जाती है गामा की। ध्यान रखना, तो वेदन क्षमता हो गई गामा किरणों की और सबसे कम हो गई अल्फा किरणों की। ध्यान रखना। अगला है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या क्यूरी होता है? रेडियो सक्रियता का मात्रक रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। ध्यान रखना, इसका मात्रक रदरफोर्ड भी होता है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी। कई बार पूछा गया है। अगला, न्यूटन की खोज किसने की थी? सर जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूटन की खोज किसने की थी? सर जेम्स चैडविक ने की थी। ध्यान रखना। अगला, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। यह कहीं कहीं गोल्ड स्टीन दिया रहता है, ध्यान रखना। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन या जे जे टॉमसन लिखा रहता है कहीं कहीं, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन या जे जे टॉमसन ने। जे जे थॉमसन को ही जे जे टॉमसन बोलते हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन या जे जे टॉमसन ने, ध्यान रखना। अगला है, प्रकाशिक रेशा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाशिक रेशा किस सिद्धांत पर आधारित है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक रेशा का मतलब होता है फाइबर है। पूछा जाता है फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस पर निर्भर करता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है। हीरे का चमकना है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं प्रकाशिक रेशा। ठीक है। अगला है, हाइड्रोजन बम को अणु बम भी कहते हैं। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बम को अणु बम भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बम या अणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम को ही अणु बम बोला जाता है। तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ये पूछा जाता है सूर्य की ऊर्जा या तारों की ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करती है या किस पर निर्भर है? तो नाभिकीय संलयन पर। ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन पर। सूर्य की ऊर्जा और तारों की ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो अणु बम या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। ध्यान रखना। अगला है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम जो है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। अणु बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। ध्यान रखना, दोनों में अंतर। अगला है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। पूछा जाता है जर्मेनियम क्या है? तो अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है दोनों। जर्मेनियम और सिलिकॉन कैसे हैं? अर्धचालक है। ध्यान रखना। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने वाले पदार्थ कौन होते हैं? तो भारी जल और ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें न्यूट्रॉन मंदक की कार्य कौन करता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट। ये न्यूट्रॉनों की गति को क्या करते हैं? मंद धीमा कर देते हैं। ध्यान रखना, मंद धीमा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने वाले पदार्थ कौन है? भारी जल, इसका सूत्र होता है D2O। और होता है ग्रेफाइट। ध्यान रखना, भारी जल और ग्रेफाइट दो, ध्यान रखना D2O होता है। किसका? भारी जल का सूत्र D2O। और ग्रेफाइट ये न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करते हैं। किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। अगला है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर के उपचार में। इसको ऐसे
CO60 भी लिख सकते हैं। कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है? CO। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। पूछा जाता है अक्सर कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में किया जाता है या कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, पृथ्वी और खनिज की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम लेड डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, पृथ्वी और खनिज की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अक्सर पूछा जाता है पृथ्वी और खनिज की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछा जाए तो वर्गों की संख्या 9 होती है। ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। और अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछा जाता है, वर्ग या समूह एक ही बात है, तो उसमें 9 होते हैं। ध्यान रखना, इसकी मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या समूह पूछे तो 9, और आधुनिक आवर्त सारणी में पूछे तो 18 होती है। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7। आवर्तों की संख्या 7 होती है, चाहे आधुनिक आवर्त सारणी हो और या मेंडलीव की आवर्त सारणी हो, दोनों में आवर्तों की संख्या 7 होती है। ध्यान रखना, आवर्त 7 होते हैं, वर्ग अलग अलग होते हैं। अगला है, टार्च तथा रेडियो में किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है, तो टार्च और रेडियो में जो सेल प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं शुष्क सेल। कैसे होते हैं? शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। टार्च तथा रेडियो में किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? शुष्क सेल का। ध्यान रखना, टार्च और रेडियो में जो सेल प्रयोग किए जाते हैं कि कौन से होते हैं, वो शुष्क सेल कहलाते हैं। ध्यान रखना, उनका शुष्क सेलों का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्या है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल एनआई का। ध्यान रखना, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, एनआई। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है या कौन उत्प्रेरक कार्य करता है, तो निकेल एनआई। ये अक्सर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है, शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल विज्ञान के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना, शैवाल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। यानी कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने। ध्यान रखना, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कौन सी, प्राकृतिक सिद्धांत पर ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक, ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन की है, ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक। ध्यान रखना, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा। अगला है, कौन सा रासायनिक यौगिक सभी विषाणुओं में पाया जाता है, तो प्रोटीन जो होता है रासायनिक यौगिक सभी विषाणुओं में पाया जाता है। वह कौन सा रासायनिक यौगिक जो सभी विषाणुओं में पाया जाता है, तो प्रोटीन होता है। ध्यान रखना, कौन सा, प्रोटीन। अगला, रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया किनकी संख्या में असमान वृद्धि करता है, तो जब रक्त कैंसर होता है, तो रक्त कैंसर को ही बोलते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया, तो जब रक्त कैंसर ये हो जाता है तो असमान वृद्धि करता है, किस में करता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं में। ध्यान रखना, श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि कर देता है। तो रक्त कैंसर जब होता है, इसी को रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया बोला जाता है। जब इसमें असमान वृद्धि हो जाती है तो यह श्वेत कोशिकाओं में वृद्धि करता है। ध्यान रखना, कहने का मतलब यह है कि जब रक्त कैंसर होता है तो किसको बढ़ा देता है, किसकी संख्या में वृद्धि कर देता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को। ठीक है। अगला है, डार्विन फिर फिनचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो पक्षियों के लिए किया जाता है। डार्विन फिनचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, पक्षियों के लिए किया जाता है, पक्षी समूह के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, पक्षी समूह के लिए किया जाता है। अगला है, दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है, तो लैक्टोज को कहा जाता है। दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है, लैक्टोज को, क्योंकि दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ध्यान रखना, दूध में क्या पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, तो इसीलिए दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है, लैक्टोज को कहा जाता है, क्योंकि दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, इसलिए
दुग्ध शर्करा कहा जाता है लैक्टोज को। ठीक है। अगला है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु Mg पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु Mg। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है Mg। और जो पत्तियां होती है, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। इसी को क्लोरोफिल को बोला जाता है पर्णहरित। तो पत्तियों में जो हरा रंग आता है वो क्लोरोफिल के कारण आता है। क्लोरोफिल को पर्णहरित बोला जाता है, ध्यान रखना। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है सभी हरे पौधों में होती है। जो पत्तियां होती हैं उनमें होती है, ध्यान रखना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और जल की उपस्थिति में होती है, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो पादप के हरे भागों मतलब पत्तियों में सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में होती है, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पादप के हरे भागों मतलब पत्तियों में सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में होती है। तो पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो सूर्य और जल की उपस्थिति, यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में होती है। और हरे पौधों यानी हरे पौधों में होती है। हरे पौधों का मतलब होता है हरी पत्तियों में। ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक है? जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो कौन कौन सी भौतिक दशाएं चाहिए कि होनी चाहिए? तो पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, प्रकाश और जल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश, जल और क्लोरोफिल होना चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी संपन्न होती है जब क्लोरोफिल, प्रकाश और जल होता है। तो ये इसकी दशाएं आवश्यक होती है, तीनों चीज। क्या? जल, प्रकाश और क्लोरोफिल, तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अगला है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो हरे पादप यानी हरे पौधों में होता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधों द्वारा होता है। हरे पादप मतलब पौधे। तो सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पादप। अगला है परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? सूर्य होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। अगला है श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब टीबी जो होती है इसको या क्षमा भी बोला जाता है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग से। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग से। क्षय रोग, श्वेत प्लेग को क्षय रोग से जाना जाता है। क्षय रोग का मतलब होता है टीबी, इसी को यक्षमा बोला जाता है। क्षय रोग, टीबी या क्षमा एक ही रोग के नाम है। ठीक है, टीबी बोला जाता है इसी को। तो श्वेत प्लेग को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो क्षय रोग से। अगला है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? एडिस मच्छर होता है, ध्यान रखना। जीका वायरस बहुत खतरनाक होता है। तो जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? एडिस मच्छर। एडिस मच्छर होता है जीका वायरस का वाहक मच्छर। कौन होता है? एडिस मच्छर। अगला है वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर पाता? कहने का मतलब जो व्यक्ति वर्णदंता की बीमारी से पीड़ित होता है वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। यह आंखों से संबंधित होती है वर्णांध बीमारी। तो वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर पाता? लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, यानी कि लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता, ध्यान रखिए। अगला है घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी या गुर्दा। किडनी को गुर्दा बोला जाता है। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी, गुर्दा। ठीक है। अगला है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अगला इस सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ भी कहा जाता है, ध्यान रखना। सूखी बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ध्यान रखना। अगला है मरकरी
कैसी धातु है? तो द्रव धातु है, ध्यान रखना। मरकरी कैसी है? द्रव धातु। ये कमरे के साधारण ताप पर द्रव धातु होती है, ध्यान रखना, क्योंकि लिक्विड होता है। मरकरी कैसी धातु है? द्रव धातु। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, यानी कि CO+H2। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक होता है CO और हाइड्रोजन का होता है H2O। तो भाप अंगार गैस, इसी को वाटर गैस भी बोला जाता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। भाप अंगार गैस को वाटर गैस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला है अपमार्जक डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पृष्ठ तनाव पर कार्य करते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पृष्ठ तनाव पर। ठीक है। अगला है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है, ध्यान रखना है। अगला है सेकंड लोलक का काल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। सेकंड लोलक का काल कितना होता है? 2 सेकंड का। अगला है कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए किस डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फोनेट का। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए किस डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है? सल्फोनेट, ध्यान रखना। अगला है जब जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, ध्यान रखिए। जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, यही परिवर्तन होता है। ठीक है। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।